Assalamu alaikum dear students, welcome to the organic chemistry. पिछले लेक्चर्स में हमने एल्कीन्स के तमाम रिएक्शंस और सिंथेसिस और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ी थी, काफ़ी डिटेल में पढ़ी थी, बल्कि 2-3 लेक्चर्स हमने इस पे कवर किए थे, पे टॉपिक्स कवर किए थे। आज हम कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स करेंगे एल्कीन्स की सिंथेसिस और प्रॉपर्टी से मुतालिक, और उसके बाद हम रिएक्शंस ऑफ एल्कीन की जो हमने माजी में पढ़ा था उनके भी रिएक्शन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, फिर हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि फिर हम एल्काइन केमिस्ट्री शुरू करेंगे आज ही, केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस, और मोस्ट प्रोबेबली एल्काइन के भी क्वेश्चन आज ही कवर कर लेंगे। तो इस तरह आज का लेक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज हम जो बचे कुछ टॉपिक्स हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं एल्कीन्स के और एल्काइंस के, वो कवर कर लेंगे, और फिर फ्यूचर में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम मोस्ट प्रोबेबली एरोमेटिक केमिस्ट्री की तरफ मूव कर जाएंगे। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने कहीं किसी और जगह पे दिए थे स्टूडेंट्स को, लेकिन हम इसको यहाँ कवर करेंगे क्योंकि ये आपके कोर्स से मैच कर रहे हैं इस वक्त। आपको 5 एल्कीन्स दी हुई हैं और आपको अरेंज करना है मोस्ट स्टेबल टू लीस्ट स्टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एल्कीन्स का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो मालूम होना चाहिए। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फिर ट्राई, फिर डाई, और फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स होती है। अच्छा, अब डाई के अंदर भी फर्दर अगर आप बात करें ना, ट्रांस और सिस 2 डाई एल्कीन्स होते हैं, और अच्छा मैं ठीक है, तो ये ट्रांस और सिस जो है, सिस ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस के मुकाबले में। तो चले अभी ऑर्डर पूछते हैं आपसे। तो भाई स्टूडेंट मुझे बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी इनमें से? डी वाली। सर डी सर। डी, ओके, गुड, वेरी गुड। दूसरे नंबर पे ए सर। ए, फिर बी वाली सर। बी सर। बी वाली, क्यों? सी में क्या मसला है? बी सर। तो सर बी में ट्रांस है और सी के सिस है। वेरी गुड। अब ई होगी लास्ट की बात है क्योंकि वो मोनो सब्स्टिट्यूट। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना दिखाने का मकसद एक और भी था। आपको ठीक है मालूम है, और काफी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता ही होता है कि टेट्रा, फिर ट्राई, फिर डाई, फिर मोनो, और फिर अनसब्स्टिट्यूटेड। लेकिन ना क्वेश्चन पढ़ा करें, कभी कभी ये लिखा होता है अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। जब डिक्रीजिंग ऑर्डर कहा जाए तो इसका मतलब है आप मोस्ट स्टेबल एल्कीन पहले लिखेंगे या ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने अभी किया है, और फिर रिलेटिवली नीचे आते जाएंगे, यानी कि 4 डिग्री टेट्रा से ट्राई, फिर डाई, मोनो वगैरह वगैरह। लेकिन अगर क्वेश्चन ये हो अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो इसमें ना उलट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब है आपको असेंड करानी है सीरीज, यानी कि आपको पहले सबसे लीस्ट स्टेबल पहले लिखना है, और फिर सेकंड मोस्ट स्टेबल, सेकंड जो उससे जो रिलेटिवली स्टेबल है, और अप टू द मोस्ट स्टेबल सबसे लास्ट में लिखना है। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो फर्क है ना, ये कंसिडर किया करें, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता तो होता है कि एल्कीन कौन सी स्टेबल है, लेकिन वो इस इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर को बहुत लाइटली लेते हैं, तो इग्नोर कर देते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता, और वो हर जगह यही बोल देते हैं सर ये ऑर्डर है, मतलब टेट्रा पहले, फिर ट्राई, फिर डाई। तो आप मेरी बात समझ गए, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में फर्क क्या होता है? जी स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, यही जो मैं बात बता रहा हूँ फर्क की, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर की, यही बात एसिडिक कैरेक्टर के लिए भी होती है। मतलब आपको 4 मॉलिक्यूल या 5 दिए जाए और कहा जाए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताइए, तो वही वाली बात, मोस्ट एसिडिक पहले, फिर सेकंड मोस्ट, फिर थर्ड मोस्ट, और सबसे लीस्ट एसिडिक सबसे आखिर में, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी कहा गया है। वही बात अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी कहा जाए तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स, फिर आप मोस्ट लीस्ट एसिडिक पहले और फिर आखिर में मोस्ट एसिडिक होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, आपको सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन इनकी असाइन करनी है इन 5 एल्कीन्स की, और
सिस आपको मालूम है क्या होती है? जब दो सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड पे हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, तो इसको सिस कहते हैं। ट्रांस किसे कहते हैं? जब दो सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट डायरेक्शन में हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, ट्रांस कहते हैं। तो अब मुझे बताइए कि इस एल्कीन को क्या कहना चाहिए? पहली वाली को ट्रांस। तो सबसे पहला काम तो वही कि आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आप लोकेट कर लें, फिर ये दो सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये ट्रांस हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा एक्सेलरेट कर लेता हूँ। इसका बताइए सिस। इस एल्कीन का बताइए ट्रांस। ट्रांस होगा। वेरी गुड, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये पिंक स्पॉट्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं अक्रॉस द डबल बॉन्ड का। व्हाट अबाउट दिस एल्कीन? ट्रांस। ये ट्रांस है। बिल्कुल सही, ट्रांस। वेरी गुड, ट्रांस है, वेरी गुड। इस एल्कीन के बारे में क्या ख्याल है? सिस है सर। यस यस यस, वेरी गुड, शाबाश। तो ये हमने प्रैक्टिस कर ली। अच्छा, बाय द वे, ये जो दो एल्कीन्स हैं डी और ई, आर दे आइसोमर्स टू ईच अदर? Yes, sir. Yes, they are isomers. Yes. Which isomers are they? पोजीशन और regio isomer सर। पोजीशन या रिजियो? पोजीशन रिजियो तो एक ही बात है। आर यू श्योर कि रिजियो आइसोमर्स हैं? सर ज्योमेट्रिकल है। एग्जैक्टली, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं जो हमने अब तक पढ़े ना आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, पोजिशनल, मेटामर्स, टॉटोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर्स और रिंग आइसोमर्स, वो जो हमने 7 टाइप्स पढ़ी थी, ये उनमें से नहीं है। हमने बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़े थे, ठीक है? ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं, और स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं हम पढ़ेंगे कभी, उनके अंदर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो ये आप सिर्फ ये समझ लें फॉर द टाइम बीइंग, सिस और ट्रांस आइसोमर्स जो होते हैं वो आपस में ज्योमेट्रिकल होते हैं, ठीक है? क्योंकि ज्योमेट्री डिफरेंट हो रही होती है। अच्छा, जो काम अभी सिस ट्रांस की जी सर, लेकिन ऐसे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज नहीं हो रही? नहीं हो रही चेंज, ये बनाया इस तरह, देखें ना। अब ये आप समझ जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कितना 10 कार्बन है ना, तो ये 10 यानी ये साइक्लोडीकीन है, साइक्लोडीकीन। तो अब ये डबल बॉन्ड यहां मूव करने से क्या फर्क पड़ता है? ये तो एक ही, यानी समझ ले मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया। मतलब आपको मैं यूं समझाऊं कि मैं एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाऊं और एक जगह पे यहां डबल बॉन्ड दिखा दूं, यानी साइक्लोहेक्सीन, अगले मॉलिक्यूल में नीचे दिखा दूं, तो क्या दोनों मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे? नो सर, सेम होंगे। सेम ही होंगे ना, तो वो यहाँ पे भी वही बात है। लेकिन ये आइसोमर्स तो हैं, लेकिन ये सिस ट्रांस है, वो पोजिशनल वाले नहीं है। पोजीशन जब आती है जब दो डबल बॉन्ड होते हैं और उनमें फर्क होता, यानी किसी में 1 3 लिंक होता, किसी में 1 4 लिंक होता, यानी ऑल्टरनेट होता, किसी में आगे जाके होता। अच्छा, अब जो काम सिस ट्रांस के लिए किया वो जी और ई के लिए भी करेंगे। जी और ई की डेफिनेशन लिखी है स्क्रीन पे। इफ टू हाई प्रायोरिटाइज सब्स्टिट्यूएंट आर ऑन द सेम साइड इज कॉल्ड जी, वरना फिर ई, ठीक है ना? तो वही काम करेंगे। यहां पे देखें प्रायोरिटीज है। पहली ये जो sp2 कार्बन है, इस पे ब्रोमीन है एक तरफ और एक तरफ क्लोरीन है। तो हाई प्रायोरिटी किसकी है? ब्रोमीन की है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होता है उसको प्रायोरिटी मिलती है। दूसरी में क्लोरीन वर्सेस कार्बन, देखें यहां ब्रोमीन तो है और ब्रोमीन की ज्यादा भी होती है, लेकिन ब्रोमीन कार्बन के बाद है, आपको डायरेक्ट कार्बन से कनेक्शन देखना है, तो इसलिए दूसरे में क्लोरीन को दी है। तो दो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम उनको ई कहेंगे। इसके बारे में क्या ख्याल है? जी सुनो, शायद Z है, Z आइसोमर होगा शायद। लेट्स चेक इट आउट। देखिए इसमें ये प्रायोरिटी मिली है इसको, क्योंकि इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन कनेक्टेड है, यहां सारे हाइड्रोजन है। व्हाट अबाउट दिस? यहां पे नाइट्रोजन है और ये कार्बन है। अब 2 हाई प्रायोरिटाइज ग्रुप सेम साइड पर है, तो ये जी आइसोमर है। आपने बिल्कुल सही कहा था। ये वाला क्या ख्याल है इसका?
ये मैं डबल बॉन्ड को मैंने हाईलाइट कर दिया। आप बताइए। E isomer. ई आइसोमर, वेरी गुड। देख रहे हैं स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाली sp2 जो कार्बन है इसमें हमने प्रायोरिटी इसको दी है, ऊपर वाले को, क्योंकि इस कार्बन के साथ फर्दर कार्बन है। जबकि राइट वाली कार्बन में हमने sp2 कार्बन में हमने इस आइसोप्रोपाइल को प्रायोरिटी दी है, क्योंकि ये कार्बन के साथ 2 कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए। तो ये आपका ई है। मोहम्मद उस्मान, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सर वो 2 स्लाइड पीछे कर सकते हैं, एक सवाल था। अच्छा, मैं कर लेता हूँ, लेकिन यार उसी वक्त पूछ लिया करें, ज्यादा बेहतर होता है। पूछा था वो, शायद आवाज नहीं आ रही ओके ओके, ये वाली और पीछे। और पीछे से। ओके, हाँ सर, सी का सिस क्या होएगा सर? सी ट्रांस होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं ना। नहीं, सी का सिस क्या होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। सी का सिस क्या होगा? सिस ऐसे होगा कि मैं ये कार्बोनिल यहां से डिलीट कर दूं, यानी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां लगा दूं इधर इस कार्बन पे। ओ सही सही, ठीक सही है, तो सिस हो जाएगा। और ठीक है, अच्छा ठीक है, ये वाला भी हो गया था। ये वाला बताइए। जी स्टूडेंट्स। सर ये भी सर, शायद E E होगा। है। देखिए, प्रायोरिटी में ये ज्यादा है और यहां से ये ज्यादा है, ये ई है। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? आपको बस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड एटम्स हैं उनकी इनका एटॉमिक नंबर देखना होता है। जिसका ज्यादा है वो ज्यादा प्रायोरिटी पे, और जब टाई पड़ जाए, मुकाबला बराबर हो जाए, तो आप अगला मेंबर देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ ये भी सी है, ये भी सी है, लेकिन ये सी के साथ सल्फर है, यहाँ पे नहीं है सल्फर। ठीक है, इसलिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ये कहते हैं एल्कीन में बी फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल अंडर एसिड कैटालिसिस। ठीक है, थ्रू इवन मैकेनिज्म। प्रपोज अ रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग एल्कीन। ये एल्कीन है, इसका मैकेनिज्म बताना है, और कह भी दिया इन्होंने इवन है। अव्वल तो इवन ना भी कहते तो आपको पता ही है कि क्यों इवन होगा। तो इसका मैकेनिज्म करते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा? अल्कोहल की प्रोटोनेशन होगी, जैसे हम हमेशा बात करते हैं। याद रखें, जब कोई एसिड कैटालाइज रिएक्शन होता है तो वो पहला स्टेप में एसिड जो है वो प्रोटोनेट करने के लिए आप यूज करते हैं। प्रोटोनेट का मतलब है एडिशन ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन किसको प्रोटोनेट करेगा? इस अल्कोहल के ऑक्सीजन को, इसको, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हाइड्रोनियम आयन पर अटैक करेगा वहां उसको, और उसको डिप्रोटोनेट कर देगा हाइड्रोनियम आयन को, और खुद प्रोटोनेट हो जाएगा। तो ये कहलाएगी प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये अल्कोहल है और ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, साथ में वाटर द बाय प्रोडक्ट हमें मिला है। अगला स्टेप क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? सर वाटर मॉलिक्यूल आएगा, रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, वेरी गुड, और हमें टर्शियरी कार्बोकैटायन मिल जाएगा। बस फिर आप समझ गए होंगे, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और टर्शियरी कार्बोकैटायन मिला है, तो यही वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल सर्व करेगा और इस कार्बन सेंटर पे, यानी सॉरी, इस अल्फा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इसको, और आपको एल्कीन मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं, चूंकि तीनों ग्रुप्स एक ही हैं, यानी ये वाले कार्बन पॉजिटिव के अक्रॉस मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा वाला प्रोटॉन निकले, यानी ये 9 के 9 प्रोटॉन्स एक जैसे हैं। और मैंने लफ्ज अल्फा प्रोटॉन इसलिए कहा क्योंकि ये अल्फा कार्बन है। ठीक है ना, ये पॉजिटिव कार्बन के बराबर वाली कार्बन अल्फा कार्बन है, तो हाइड्रोजन क्या हुआ? अल्फा हुआ। ठीक है, तो बहरहाल ये क्वेश्चन खत्म। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने किए हुए तो नहीं है पहले? नो सर। सर वो सिस ट्रांस वाला अच्छे। ओके स्टूडेंट्स, ये कहते हैं कि फॉर द फॉलोइंग हेलो साइक्लोएल्केन स्मॉलर एंड बल्की बेसिस गिव डिफरेंट एल्कीन्स एक्स एंड वाई एज मेजर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि विच एल्कीन, सबसे पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, एक्स और वाई में स्टेबल ज्यादा है,
तो आप बताइए कौन सी स्टेबल ज्यादा है? सर वाई वाली। रीजन भी दे, रीजन दे। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। क्योंकि सर इसमें एक कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो दो कार्बन से तीन कार्बन से और जुड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है। यानी ट्राई सब्स्टिट्यूशन है और उसमें डाई सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, एल्कीन वाई, वेरी गुड। व्हाट अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, व्हिच बेस स्मॉलर और बल्कि गिव्स एन एल्कीन एक्स? स्मॉलर सर बल्कि बल्कि बल्कि, बल्कि, वेरी गुड। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो बल्कि बेस होती है वो लीस्ट हिंडर्ड साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करती है और अनसब्स्टिट्यूटेड रिलेटिवली यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देती है। ठीक है, और जबकि स्मॉलर साइज बेस जो होती है, छोटे साइज की बेस, वो हिंडर्ड साइड से अप्रोच कर लेती है लेकिन वो आपको देती है स्टेबल एल्कीन यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो इसीलिए y जो है उसके लिए स्मॉलर बेस जवाब होगा अगर x के लिए बल्कि बेस आंसर है तो। और क्वेश्चन, विच रूल हॉफमैन्स और ज़ेडसेव्स एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन x? हॉफमैन रूल। हॉफमैन रूल, वेरी गुड। इसी वजह से हम इसको हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं x को, और y को फिर ज़ेडसेव कहेंगे। ठीक है ना? तो स्टूडेंट देख रहे हैं छोटे छोटे से पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन है और आपकी अच्छी बात है, इस पर कमांड हो गई है। और आइको के अंदर ऑल्दो क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं और एडवांस होते हैं, लेकिन उनमें छोटे छोटे पार्ट्स भी होते हैं ना, और उन पार्ट्स पे अचानक से इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को लर्न कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप इसको मिस नहीं करेंगे। और यहाँ पे बस फर्क ये है आइको की प्रॉब्लम्स और इस प्रॉब्लम में, यहाँ हम टॉपिकल चल रहे हैं। मतलब हमने पहले एल्केन पढ़ा, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर में कार्बोनाइल और इस तरह चीजें। वहाँ पे एक ही क्वेश्चन जो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन होता है, उसमें मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। आई बिलीव कि आप उसको कर लेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर आपने मेरे लेक्चर शुरू से लेकर अब तक सारे लिए हैं और आप समझे हैं तो आई बिलीव कि आपके लिए कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। लेट्स कंटिन्यू। कोई भी 3 स्मॉलर बेसिस की एग्जांपल दे दें सोच के। सोडियम इथॉक्साइड। वेरी गुड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, शाबाश। और KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो हाइड्रोक्साइड उन्होंने कह दिया है तो मैंने उसको एक ही काउंट किया है। ठीक है, वो अलग अलग कह लें आप, लेकिन बहरहाल असल बेस तो हाइड्रोक्साइड होती है ना, भले पोटेशियम के साथ कनेक्ट हो या सोडियम के साथ। तो हाइड्रोक्साइड है, इथॉक्साइड है और एमाइड है, NH2 नेगेटिव। ठीक है ना? ये स्मॉलर बेस्ड, स्मॉलर साइज बेसिस है। बल्कि की जरा एग्जांपल दे लें, बड़ी बिग बेसिस की, लार्ज बेसिस। ब्यूटॉक्साइड। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, शाबाश। ये दिया हुआ टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड पहले। ठीक है ना? ये LDA होता है, ये नाम याद कर लें। नियोपेंटाऑक्साइड सर। कौन सा वाला? नियोपेंटॉक्साइड भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो अमूमन यूज नहीं करते हम, लेकिन टेक्निकली हो सकता है क्योंकि हिंडर्ड तो होगा वो। ठीक है, वेरी गुड, गुड अप्रोच। अच्छा, मैं DBN भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, शाबाश। क्या नाम है आपका? आयशा जुनैद फ्रॉम कराची। वेरी गुड। DBN आपने कहाँ पढ़ा है? सर मैंने सुना था, मुझे सही से याद नहीं है कर पढ़ा कहाँ है। ये इतनी साइंटिफिक गुफ्तगू किसकी हो रही थी जो आपने सुना था DBN? सर मैं कॉलेज की क्लास में। ना, दैट्स वेरी ग्रेट, ग्रेट, क्योंकि एडवांस लेवल टॉपिक है ये DBN। अगर ऐसा डिस्कशन होता है तो अच्छी बात है। एनीवेज, LDA पहले तो याद कर लें, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। देखिए ये लिथियम है, कैटाइन, नाइट्रोजन एनाइन है, तो ये आयनिक कंपाउंड हो गया। ठीक है। अच्छा, ये आइसोप्रोपाइल है और 2 है तो डाई आइसोप्रोपाइल। और नाइट्रोजन पे जब नेगेटिव चार्ज आ जाए, यानी कि NR2 नेगेटिव हो या NH2 नेगेटिव हो, उसको अमाइड कहते हैं। तो लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, LDA को शॉर्ट में कहते हैं। तो ये बड़ी मशहूर बेस है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह DBU भी बल्कि बेस है और ये एक न्यूट्रल बेस है, यानी अनचार्ज है, वरना बाकी जो शुरू की जो 2 बेसिस हैं इन पे चार्जेस है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, इस पे कोई चार्ज नहीं, लेकिन ये बल्कि बेस है। ये DBU लफ्ज इसलिए कह रहे हैं, इसका पूरा नाम है डायएजा
बायसाइक्लो, ठीक है, और बीच में जितने भी ये गिन लें आप कितने हैं, 7 मेंबर्ड है तो ये 5 हो जाएगा ना, 5 4 सॉरी 1 2 3 4, हाँ 5 4 0 अनडीकेइंग। हमने नॉमेनक्लेचर सीखा हुआ है ना उसका, बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स का। तो बहरहाल अच्छा, डीबीएन में क्या है, वो 9 होता है, डायएजा बायसाइक्लो अनडीकेन, सॉरी नॉनेन, तो वो नॉनेन 9 के लिए होता है और अनडीकेन 11 के लिए होता है, तो वो 2 कार्बन कम होती है डीबीएन में डीबीयू से। डीबीएन थोड़ी सी कम बल्कि होती है डीबीयू के मुकाबले में, लेकिन थोड़ी कम है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और अच्छी बेसिस होती है और दोनों ही इस्तेमाल होती है, लेकिन डीबीयू ज्यादा फेमस है। ठीक है, और भी बेसिस हो सकती है, तो हमने ऐसी रैंडमली कोई 3 ले ली जो मुझे ज्यादा कॉमन लगी, लेकिन और भी होती है एक यकीनन। तो ये हमने क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, ये हमने इसको किया। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, दूसरे क्वेश्चन लगा रहा हूं, मुझे 1 मिनट दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम रिएक्शंस देख लेते हैं एल्कीन्स के, कुछ क्वेश्चंस उसके। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन पेंट 1-ene रिएक्ट्स विद ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स। ये प्रैक्टिस के लिए है क्वेश्चन, इसमें हमने एल्कीन्स के सारे रिएक्शन देखने हैं जो अब तक हमने पढ़े, पर अच्छा सवाल है ये। और कोई रैंडमली कोई एल्कीन आपको दे दी है, जैसे कि पेंट 1-ene दी है। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना छोटा सा जो कॉमन सा नाम है, मतलब ये मॉलिक्यूल है, ये इसका स्ट्रक्चर आप खुद से डिड्यूस कर लेंगे, बजाय इसके कि आपको स्ट्रक्चर दिया जाता क्वेश्चन में और एरो के ऊपर ये सारी बातें लिखी जाती, आपको यही सवाल वर्डिंग में दे दिया। तो पेंट 1-ene ये होता है, ठीक है ना, 5 कार्बन और पहली कार्बन में डबल बॉन्ड है। इसके हम 15 के 15 रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्शन, अगर आप H2 और प्लेटिनम से इसको ट्रीट करें पेंट 1-ene को, तो व्हाट प्रोडक्ट डू यू एक्सपेक्ट? पेंटेन सर। हाइड्रोजन पेंटेन सर। वेरी गुड, हाइड्रोजनेशन हो जाएगी या रिडक्शन हो जाएगी या सैचुरेशन हो जाएगी, पेंटेन प्रोडक्ट बनेगी, शाबाश। अगर HBr से ट्रीट करें, 2-bromopentane। वेरी ऑसम, वेरी ग्रेट, हाइड्रोजनेशन होगी और ब्रोमीन जो है वो मोर हिंड्रेड कार्बन पे आएगा, 2-bromopentane बनेगा। व्हाट अबाउट दिस HBr डाइअल्काइल पेरोक्साइड सल्फाइड, लेफ्ट 1-bromopropane। अच्छा, आप मुझे जस्टिफाई कर सकते हैं डिफरेंस के क्यों 2-bromopentane आया और क्यों 1-bromopentane आया 2 और 3 में? सेकंड वाले में रेडिकल रिएक्शन हो रहा है, इस वजह से रेडिकल रिएक्शन हो रहा है, और एंटी मार्कोनिकोव सिलेक्टिविटी भी तो है ना, ये बोले ज्यादा बेहतर है। जो ये वाला है 2-bromopentane, ये मार्कोनिकोव सिलेक्टिविटी है, यानी कि ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है, और ये एंटी मार्कोनिकोव सिलेक्टिविटी है, यानी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो नहीं किया। व्हाट अबाउट दिस रिएक्शन? इफ यू ट्रीट विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, हाइड्रेशन होगी, और ग्रेट, कहाँ OH लगेगा? सेकंड कार्बन पे। सेकंड कार्बन पे। क्या नाम होता है इस मॉलिक्यूल का? IUPAC नेम? पेंटेन 2-ol। वेरी गुड, पेंटेन 2-ol। मैंने एक सवाल इसलिए पूछा कि मैं नहीं चाहता था कि आप लोग 2-pentanol बोले इसको, ठीक है, पेंटेन 2-ol बोले, गुड। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मर्क्यूरिक एसीटेट इन THF, देन वाटर एंड सोडियम बोराइड इन सेकंड स्टेप। पेंटेन 2-ol। पेंटेन 2-ol मर्क्यूरेशन होगी। मर्क्यूरेशन देन डीमर्क्यूरेशन, लेकिन बहरहाल प्रोडक्ट आपकी पेंटेन 2-ol ही होगी, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। इन दोनों में यही फर्क हमने सीखा था कि एसिड क्रिस्टलाइज्ड हाइड्रेशन में रीअरेंजमेंट हो जाता है, जबकि यहाँ नहीं होता। लेकिन ये तो एल्कीन ही ऐसी छांट के लिए जो जिसपे दोनों काम एक जैसे ही होंगे। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, एंटी मार्कोनिकोव, वेरी गुड, एंटी मार्कोनिकोव फॉलो होगा, पेंटेन 1-ol, शाबाश। देख रहे हैं ये पूरे रिएक्शन हमारे रिकॉल हो रहे हैं। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड देन सोडियम बाइसल्फाइड वाटर, डाइओल शायद, कंफर्म, वेरी गुड, शाबाश। डाइओल बनेगा,
1,2 डायोल, जिसको ग्लाइकोल भी कहते हैं। क्या नाम होगा इस मॉलिक्यूल का, आईयूपीएसी नेम? pentane 1,2 diol. ओह दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, पहले वाले का नाम क्या था, इसका ऊपर वाले का? पेंटेनॉल। पेंटेनॉल। Pentanol. पेंटेनोल नहीं होगा नाम, आपको ओल की पोजीशन बताना पड़ेगी ना, जरूरी है। पेंटेनॉल होगा। पेंटेन वनोल होगा, वेरी गुड। स्पेलिंग बताएं पेंटेन वनोल की। ई नहीं आएगा सर। एलिमिनेट कर देंगे। बस सही है। ये लड़के बॉय का नाम क्या है जिन्होंने बोला ई नहीं आएगा? तलाल हसन फ्रॉम चकवाल। वेरी गुड तलाल, बस मैं यही जानना चाह रहा था। पेंटेन 1 ओल में पेंटेन के साथ ई नहीं आएगा, जबकि पेंटेन 1,2 डायोल में पेंटेन के साथ ई आएगा। ये भी छोटे छोटे से रूल्स होते हैं आईयूपीएसी के। अच्छा खैर, पेंट 1 इन की ब्रोमिनेशन कर दी है, डाइब्रोमिनेशन बेसिकली इसको कहते हैं, जो प्रॉपर वर्ड है। तो डाइब्रोमिनेशन से क्या होगा? 1,2 डायब्रोमोपेंटेन। ठीक है, 1,2 डाइब्रोमोपेंटेन। अच्छा, यहां पे क्या होगा अगर हमने वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज कर लिया ब्रोमीन के साथ एल्कीन के लिए? 1 ब्रोमो पेंट। अरे चले नाम अभी छोड़े, मुझे वैसी स्ट्रक्चर बताते हैं। चले नाम बाद में देख के बता दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि बगैर देखे नाम भी बताएं। क्या होगा, क्या ऐसी जबानी समझा दें मुझे। एक पे OH, एक कार्बन पे OH लग जाएगा, दूसरे पे Br लग जाएगा। चले वेरी गुड, एक कार्बन पे Br आएगा, एक पे OH आएगा, जिसको कहते हैं ब्रोमोहाइड्रिन। तो ब्रोमोहाइड्रिन फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल, कौन सी कार्बन पे ब्रोमीन, कौन सी कार्बन पे OH? सेकंड कार्बन पे पहली कार्बन पे क्या आएगा? ब्रोमीन। ओके वेरी गुड, शाबाश, गुड। पहली पे ब्रोमीन, दूसरी पे OH, क्योंकि जब ब्रोमोनियम आयन बनेगा तो जब वाटर आएगा रिंग ओपन करने तो वो मोर इंडर्ट साइड से आएगा। ठीक है, लूज SN2 ट्रांजिशन स्टेट, वेरी गुड। ये भी रिजियो सिलेक्टिविटी है। अच्छा, यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे? जी सर। अच्छा चले, छोड़े, नहीं पूछ रहा, छोड़े अभी। मैं असल में टॉपिक से हम हट जाएंगे। ठीक है, मुझे असल में और चीजें भी कवर करानी है आज। इसके बारे में बताइए, ब्रोमीन इन मिथेनॉल। सेम रिएक्शन सर। सेम है, यही बना दूं दोबारा? OH OMe लग जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, MEOH का मतलब होता है मिथेनॉल, यानी कि CH3OH। ठीक है ना, मैंने बहुत दिन पहले, शायद पहला या दूसरा लेक्चर में बताया था कि CH3 को हम Me से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आदत बना लीजिए इसको देखने की, इसको समझने की, क्योंकि आपको तमाम आइको प्रॉब्लम्स में Me ही नजर आएगा, CH3 कम नजर आएगा बहुत। ठीक है ना, Me फॉर मिथाइल। इसी तरह C2H5 या CH3CH2 इथाइल जिसे कहते हैं, इस वो नजर नहीं आएगा, ज्यादातर आपको ET नजर आएगा, कैपिटल E स्मॉल t, ET। तो ये स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है। शुरू के जो 4 एल्काइल्स होते हैं ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल, शुरू के जो 4 होते हैं, ये चारों की एब्रिविएशन याद कर लीजिए। Me मिथाइल, ET इथाइल, PR प्रोपाइल, BU ब्यूटाइल। ठीक है ना, तो हमेशा ये आदत बना लें। देखिए फिर आ गया Me2, यानी 2 मिथाइल है ना, डाइमिथाइल सल्फाइड इसको कहते हैं। तो ये बार बार ऐसे आएगा। क्या रिएक्शन हो सकता है? ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलिसिस हो जाएगी। उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनेगी? सर क्लीवेज होगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटेगा, कीटोन फॉर्मेशन होगी, कीटोनी एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगी। ये बनेगा। कैसे बनेगा मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है ये काम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां से सेंटर से ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद दोनों sp2 कार्बन जो है ना, उस पे कार्बोनाइल आ जाएगा, यानी C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो ये टोटल 5 कार्बन थे, यानी पेंट बनी। तो जब टूटेगा ना तो 1+4 में चला जाएगा, यानी एक कार्बन अलग और 4 कार्बन अलग, 1+4। तो दोनों पे कार्बोनाइल बनेगा। अब जो 1 वाली कार्बन है, पहली कार्बन जो थी, उस पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, लाइन एंगल फॉर्मूला इसलिए नजर नहीं आ रहे, तो वो फॉर्मेल्डिहाइड में चला जाएगा, यानी मिथेनॉल के अंदर। और जो दूसरी कार्बन है, ये जब क्लीव होगी तो ये आपका ब्यूटेनॉल बन जाएगा, यानी 4 कार्बन वाली लीनियर एल्डिहाइड। तो ये इसकी प्रोडक्ट है। ठीक है,
तो ये एल्डिहाइड इसलिए बना कि यहां पे हाइड्रोजन मौजूद था, यहां पे। अगर यहां पे मिथाइल होता इधर, तो आप क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करते? कीटोन। 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 वेरी गुड। फिर वो हाइड्रोजन यहां है ना, तो यहां मिथाइल आ रहा होता। इसी तरह अगर यहां मिथाइल होता तो कहां आप चेंज महसूस करते? सर फॉर्मल्डिहाइड की जगह पे एसिटल्डिहाइड। वेरी गुड, एसिटल्डिहाइड। तो आप समझ गए ना कि किस तरह सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपको प्रोडक्ट देती। अच्छा, इस रिएक्शन के बारे में क्या ख्याल है आपका? फर्क देखें ऊपर वाले में नीचे वाले में। ये आपने बेसिकली पढ़ा नहीं है मुझसे, तो शायद मुश्किल हो, लेकिन चलें कोशिश करें इसको सॉल्व करने की। Sir, maybe methanol and Very- propanol. ब्यूटेनॉल Butanol, yes. और ब्यूटेन 1-ऑल। वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। इसमें देखें हुआ तो ओजोनोलिसिस ही है, पहला स्टेप तो ओजोनोलिसिस ही है, लेकिन हाँ उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट थी ना वो रिड्यूस भी हो गई है, क्योंकि आपने रिड्यूसिंग एजेंट लिया हुआ है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो आप कंपेयर कर सकते हैं ऊपर वाले रिएक्शन को नीचे वाले के साथ। ये फॉर्मेल्डिहाइड से मिथेनॉल में कन्वर्ट हो गया, ये ब्यूटेनॉल से ब्यूटेन 1-ऑल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये समझ में आ गया है दूसरा रिएक्शन, तो तीसरे के बारे में जरा बताइए। जी Sir, maybe butanoic acid. वेरी गुड। और पहला मॉलिक्यूल क्या होगा? Formaldehyde ही। नहीं वही नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। जब आप इसको रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर रही हैं ब्यूटेनल को, तो इसको भी तो करते हैं, आपको मिलेगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है। हाँ भाई स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन को? जी सर, लेकिन समझ नहीं आ रहा। हाँ, मुझसे पूछे कौन सा वाला समझ नहीं आया आपको? सेकंड वाले से आगे सर। ओके, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला जब नहीं आ रहा था समझ में, जब हम सेकंड पढ़ रहे थे? मैंने तो इंटरेक्टिव बनाया हुआ है क्लास। अच्छा चले, आप सुने मेरी बात। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ ओजोन, जो हमने मैकेनिज्म भी पढ़ा था। अब ओजोनोलिसिस तो हो जाती है, लेकिन इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है जिसको हम वर्कअप कहते हैं, अब वो 3 किस्म के होते हैं। एक कहलाता है न्यूट्रल वर्कअप, ये जो पहले स्टेप में हुआ है, यानी जो पहली इक्वेशन यानी 11वां जो रिएक्शन है, न्यूट्रल वर्कअप। एक कहलाता है रिडक्टिव वर्कअप, यानी उसमें रिडक्शन हो जाती है। और तीसरा कहलाता है ऑक्सीडेटिव वर्कअप। तो इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इस तरह पढ़ते हैं, पहले वाले रिएक्शन को ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय न्यूट्रल वर्कअप, इसको बोलते हैं ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय रिडक्टिव वर्कअप, और इसको बोलते हैं ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय ऑक्सीडेटिव वर्कअप। तो तीनों में जो फर्क है वो सेकंड स्टेप में। तो न्यूट्रल वर्कअप में तो सीधा सीधा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटा और उन दोनों की जगह पे ऑक्सीजन आ गया और जो जैसा था वैसी बन गया, जैसे ये ब्यूटेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। ये तो हमने सारी बातें डिस्कस कर ली। रिडक्टिव वर्कअप में वो जो करस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल बनता है ना, वो बनते ही रिड्यूस भी हो जाता है, क्योंकि आपने रिड्यूसिंग एजेंट डाला हुआ है। तो ये रिडक्शन हो जाएगी इसकी भी और इसकी भी। तो ये जो 2 bonds 2 हेटेरो एटम है, उससे 1 bond 2 हेटेरो एटम की तरफ चला जाएगा रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन लेवल हमने पढ़े हुए। तो ये इसलिए एल्डिहाइड से अल्कोहल बन जाएगा। अलबत्ता अगर आप बजाय रिड्यूसिंग एजेंट डालने के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 ऐड कर दें, तो जो करस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल है, यानी ये जो पहला स्टेप है, ये बनेगा और बनते ही फौरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा परऑक्साइड के हाथों, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक बात चली जाएगी। यानी 2 bonds 2 हेटेरो एटम से 3 bonds 2 हेटेरो एटम की तरफ आप चले जाएंगे बिकॉज ऑफ दी ऑक्सीडेशन। तो ये तीनों स्टेप्स रिएक्शन जो एक ही है, सिर्फ इनके वर्कअप्स अलग अलग है। और पहला तो हम पढ़ चुके थे कल, तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अगर आपको पहला मालूम है तो दूसरा तीसरे में बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं है। बस नया क्या है, मतलब आप चले यूं समझ लें
कि ये आपने ओजोनोलिसिस करी और ये बना लिया, दैट्स इट। अब मैं आपको अलग से बोलूं कि फॉर्मेल्डिहाइड को बोरोहाइड्रेट से ट्रीट करें रिड्यूसिंग एजेंट से, तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगी। इस एल्डिहाइड को ट्रीट करें रिड्यूसिंग एजेंट से, तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगी। तो यही तो बनी है। या अगर मैं यूं बोलूं, इस फॉर्मेल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दें हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, तो फॉर्मिक एसिड बनेगा। इसको कर दें तो ये एसिड मिलेगा। मकसद कहने का ये है कि बजाय सेकंड स्टेप में काम करने के, इन्होंने उसी वर्कअप में यानी उसी रिएक्शन के अंदर डाइमिथाइल सल्फाइड के बदले बोरोहाइड्राइड डाल दिया तो रिड्यूस प्रोडक्ट मिली, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दिया तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिली। तो कुछ समझ में आया आपकी? कुछ इफाका हुआ? जी सर। ओके गुड। व्हाट अबाउट दिस रिएक्शन? जी स्टूडेंट्स, वो जैसा ट्रायंगल बन जाए, ओ के साथ ट्रायंगल शायद। हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, वेरी गुड। उसका नाम होता है इपॉक्साइड, इपॉक्साइड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इपॉक्सीडेशन है, ये बन जाएगा। वेरी गुड। इसके बारे में क्या ख्याल है? CH2I2 डाई आयोडोमीथेन और जिंक कॉपर कपल, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हो सकता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और CH2 आ जाएगा बीच में। जिस तरह ऊपर ऑक्सीजन आया था, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, तो ये साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगा। 3 मेंबर्ड कार्बन कंटेनिंग रिंग, साइक्लोप्रोपेन रिंग। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन से जो हमारा रिव्यू था एल्कीन केमिस्ट्री के ऊपर, और अभी दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा क्वेश्चन सॉरी। स्टार्टिंग विथ 2-methyl-but-1-ene एंड यूजिंग एनी अदर रिएजेंट, नीडेड रिएजेंट, शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी सिंथेसाइज्ड। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि 2-methyl-butene ये होता है। 2-methyl-butene से स्टार्ट करना है और आपको ये बनाना है, कभी 1, कभी 2, कभी 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप बताइए मैं क्या ऐड करूं 2-methyl-but-1-ene में कि मुझे 1 मिले? HBr सर। आर यू श्योर HBr ऐड करना चाहिए? रीथिंक। सर HBr के साथ ROOR, हाँ वेरी गुड, पेरोक्साइड भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि HBr करेंगे तो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मिलेगी। ये एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है, गौर से देखिए। तो समझ में आया स्टूडेंट, जिन्होंने पहले HBr बोला था खाली? यस सर। ठीक है ना, तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जो है वो ट्रैप हो जाता है। इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या यूज करें 2-methyl-but-1-ene में कि हमें कंपाउंड 2 मिल जाए? Or maybe O3 and Me2S. Sir, either potassium magnate hot. नहीं, ओजोनोलिसिस है और न्यूट्रल वर्कअप है। भाई ये देखे ना, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ से जब क्लीव हो जाएगा तो आपको एक फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, जो इन्होंने यहाँ दिखाया नहीं है क्योंकि हमें जरूरत नहीं दिखाने की, और ये कीटोन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, और अब कितने 4 कार्बन है, और एक निकल गया, वो कुछ और बना रहा होगा लेकिन हमारा वो इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर। तो ये ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय न्यूट्रल वर्कअप है। अब बता दें भाई, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, यकीन जानिए। जी बताइए जवाब। MCPBA, वेरी गुड, वेरी गुड। तलाल हसन फ्रॉम चकवाल कुछ पूछना चाहते हैं। सर, अगर हम 2-methyl-but-1-ene में हॉट बेसिक पोटेशियम मैग्नेट यूज करें सर, फिर क्या बनेगा? फिर भी यही बनेगा, क्योंकि यहाँ से तो हमें कीटोन ही मिलेगा, लेकिन उससे फर्क ये आएगा कि ये जो फॉर्मेल्डिहाइड दूसरा मिल रहा है ना बाय प्रोडक्ट, जो हमने दिखाई नहीं है, उस केस में वो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं मिलेगा, वो आपका वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी वो फॉर्मिक एसिड में चला जाएगा। यानी ये वही चीज हो जाएगी ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय ऑक्सीडेटिव वर्कअप।
लेकिन चूंकि यहाँ कीटोन मिलना है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कीटोन इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता KMnO4 से। भाई एल्डिहाइड तो KMnO4 से ऑक्सीडाइज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, कीटोन थोड़ी ऑक्सीडाइज होता है। और अगर आप ज्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे, हार्श कंडीशन लगाएंगे, तो कार्बन कार्बन की चेन ही ब्रेक हो जाएगी, यानी फिर आपको बहुत सारी बायो प्रोडक्ट्स मिलेंगी, तो ये रिएक्शन नीट नहीं रहेगा, मैस हो जाएगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? H2O2 और O3 H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसका क्या काम है भाई? यहाँ पे वाटर H2O और एसिड भी डालना पड़ेगा ना? यस सर, बिल्कुल सही, एसिड कैटलाइज्ड, ठीक है, क्योंकि खाली H2O से काम नहीं चलेगा, ठीक है, यानी आपको कैटलिस्ट चाहिए, क्योंकि वो आपको बैरियर को लोअर करना है, एक्टिवेशन बैरियर को, वो कैटलिस्ट ही करता है। इसके बारे में क्या ख्याल है, इस रिएक्शन के बारे में आखिरी जो है? हाइड्रोजनेशन, H2OPT, हाइड्रोजनेशन, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। स्टूडेंट्स अब जो है ना, मैं एल्काइन केमिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ अभी इसी वक्त फौरन। छोटा टॉपिक है क्योंकि हम एल्कीन पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, तो इसलिए एल्काइन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वही कॉन्सेप्ट जो एल्कीन में था तकरीबन वही अप्लाई होगा, बस थोड़ी थोड़ी जगह पे फर्क आएगा। तो अब हम एल्काइन शुरू करते हैं, ठीक है, तो बगैर टाइम को जाया किए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस हम शुरू करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ये टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन है, फिर एल्काइंस की कुछ टाइप्स हैं और कुछ इसके रिएक्शंस हैं। देखते हैं ये जो टॉपिक्स लिखे हैं इसको स्टेप वाइज देखते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे एल्काइन का एसिडिक बिहेवियर होता है, ठीक है, और फिर इसकी सिंथेसिस और सिस और ट्रांस एल्कीन कैसे मिल सकती है एल्काइन से, बाद में इसकी इंपॉर्टेंस भी देखेंगे एल्काइन की। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एल्काइंस भी आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इतने ज्यादा कॉमन नहीं होते नेचर में जितनी एल्कीन्स होती हैं। एक एंटी फंगल एजेंट आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है और ये दिखाने का मकसद ये है कि इसमें एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है ना, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। कैपेलिन इस कंपाउंड का नाम है, फिर ये इसको इसलिए दिखाया कि बहरहाल नेचर में थोड़े बहुत एल्काइन मौजूद होते हैं। एल्काइन की ना दो टाइप्स होती हैं और लॉजिकली आप समझ भी रहे होंगे। देखें, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या तो किसी रिंग के कोने, चेन के कोने पर होगा टर्मिनल पे, या कहीं बीच में होगा। अगर चेन के कोने पर है, टर्मिनल पे है, तो उसको टर्मिनल एल्काइन कहेंगे, और अगर बीच में है तो इसको इंटरनल एल्काइन कहेंगे। दो ही पॉसिबिलिटी है। अच्छा, आप यहाँ पे बात सोच सकते हैं, आप बोलेंगे सर ये क्लासिफिकेशन कौन सी इतनी काम की है? अगर काम की है तो फिर आपने इसको एल्कीन में इस तरह क्यों नहीं क्लासिफाई किया है? मतलब एल्कीन भी इसी तरह हो सकती है, टर्मिनल एल्कीन और इंटरनल एल्कीन। क्या ख्याल है, हो सकती है एल्कीन की भी इसी तरह क्लासिफिकेशन? सर इसमें रिंग भी तो कंसीडर करें शायद। नहीं रिंग नहीं, जो शायद टर्मिनल एल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। देखें, टेक्निकली हम एल्कीन को भी इस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं कि टर्मिनल एल्कीन कह लें और इंटरनल एल्कीन कह लें, लेकिन इससे फायदा नहीं होगा कुछ भी। यहाँ पे फायदा है क्योंकि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, देखें हमने इसको बड़े फखर से दिखाया है, बाकायदा नुमाया करा है, इस हाइड्रोजन को दिखाया है, बाकियों को नहीं दिखाया हमने। वरना यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, CH2 है ना ये, और यहाँ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, किसी को नहीं दिखाया, इसी को दिखाया है। क्योंकि ये जो टर्मिनल कार्बन होता है, sp कार्बन, यानी एल्काइनिक कार्बन जो होता है, उस पे जो हाइड्रोजन होता है ना, वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो ये एल्काइंस जो टर्मिनल एल्काइन है, सॉरी नॉट एल्काइन, टर्मिनल एल्काइंस जो होती है वो एसिडिक होती है, ठीक है। और एसिडिक क्यों होती है? क्योंकि ये H रिमूव हो सकता है। अगर आप H निकाल देंगे तो इस कार्बन पे, टर्मिनल कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कॉन्जुगेट बेस बन जाएगी उस करस्पॉन्डिंग एल्काइन की। ये कॉन्जुगेट बेस समहाउ स्टेबल होती है एज कंपेयर टू अगर आप विनाइल पे एनाइन लगा दें, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, या फिर आप sp3 कार्बन पे लगा दें, तो sp वाली कार्बन नेगेटिव चार्ज फिर भी बेयर कर लेती है अपने ऊपर बनिस्बत sp2 के या sp के, ठीक है। sp कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रिलेटिवली बेयर कर लेती है, इसलिए वो उस पर जो H लगा हो तो वो एसिडिक हो जाता है। ये इसका रीजन है। स्ट्रक्चर्स का ख्याल कीजिएगा, एल्काइन का स्ट्रक्चर जैसे ये 3 स्ट्रक्चर दिखाए ऐसे नहीं बनता।
अच्छा, ऐसे अमूमन स्टूडेंट बना देते हैं, जैसे बीच वाला खास तौर पे, पता नहीं क्यों बनाते हैं, लेकिन नहीं बनता। देखिए sp कार्बन है, लीनियर ज्योमेट्री है, तो उस कार्बन के जो दोनों साइड वाले कार्बन होंगे, यानी पीछे वाला और आगे वाला, ये ऊपर वाला या नीचे वाला, वो एक ही लाइन में होंगे, ठीक है, यानी ऐसा होगा, ठीक है। तो ये जो 4 कार्बन है लगातार, वो एक ही लाइन में होंगे अगर इंटरनल एल्काइन है तो, 1 2 3 4, और अगर टर्मिनल एल्काइन है तो 3 कार्बन, यानी ये वाली ये वाली ये वाली एक ही लाइन में होंगे, लीनियर ज्योमेट्री होती है। तो ये ख्याल कीजिएगा इस बात का, इतनी छोटी सी बात है लेकिन स्टूडेंट इसको पता नहीं कुछ गलत कर देते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं। सिंथेसिस देखते हैं एल्काइंस की, एलिमिनेशन से होगी, बिल्कुल होगी। जिस तरह एल्कीन की होती थी सिंथेसिस हेलो एल्केन से, अगर आपको याद हो, इसी तरह दोबारा हेलो एल्केन से सिंथेसिस होगी एल्काइन की, लेकिन इस दफा आपको 2 हेलो लेना पड़ेंगे, डाई हेलो, क्योंकि अगर एक हेलो एल्केन होता तो एल्कीन पे रुक जाती बात। अब 2 हेलो होंगे तो पहले एक निकलेगा, एल्कीन बनेगा, फिर दोबारा एक और निकलेगा तो दोबारा एल्काइन, फिर एल्काइन बन जाएगा। तो ये विसिनल डाइहैलाइड आपने लिया है। विसिनल का मतलब आपको पता है, सोडामाइड, इसका पूरा नाम होता है सोडियम अमाइड, है ना, सोडियम अमाइड, लेकिन शॉर्ट में कहते हैं सोड अमाइड, SOD और AMIDE। तो सोडामाइड आप लेंगे और वो भी 2 इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, हिट करेंगे आपको ये एल्कीन मिल जाएगा। अब बाकी ये तो हम बहुत पहले बात कर चुके हैं, डाइहैलाइड्स की टाइप्स, जेमिनल, विसिनल, आइसोलेटेड, ये मैंने आपको पहले भी बताया था एक दफा, मुझे याद आ गया। अच्छा, मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका, डाइहैलाइड्स का एल्काइन कैसे बनता है। हाँ भाई, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये अमाइड कहाँ अटैक करेगा पहले स्टेप में? बताइए। कार्बन सी, कार्बन पे। आर यू श्योर कार्बन पर अटैक करेगा? क्या हाइड्रोजन पे नहीं कर सकता अटैक, जिस तरह सब एलिमिनेशन होती है? हाँ हाँ, कार्बन को भी कर सकते हैं। सीधी सीधी एलिमिनेशन है, E2 मैकेनिज्म है, यानी ये ब्रोमीन निकला है तो ये वाली कार्बन अल्फा हुई इसकी रिस्पेक्ट से, तो ये कार्बन बीटा हुई, तो ये हाइड्रोजन क्या हुआ, बीटा हाइड्रोजन हुआ। तो अमाइड ने बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना और ब्रोमीन निकल गया, एल्कीन बन गई। ये तो आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। फर्क ये है कि वहां पे हम अमाइड से नहीं किया था, हमने इथॉक्साइड से किया था, और यहाँ पे ब्रोमीन नहीं था, हाइड्रोजन मौजूद था। अगर आप रिकॉल करें एल्कीन केमिस्ट्री, या दोबारा देखिएगा लेक्चर, तो E2 है, और E2 इसलिए कह रहे हैं कि दोनों मॉलिक्यूल इस वक्त इन्वॉल्व है, यानी बेस भी H निकाल रही है, उसी वक्त में लीविंग ग्रुप भी निकल रहा है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बन रहा है। इवन उस वक्त कहते कि पहले ब्रोमीन निकल जाता और यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाता, और बाद में बेस आके इस H को निकालती, और फिर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता। पहले ब्रोमीन निकल जाता और यहाँ कार्बोकैटायन बन जाता, और फिर बेस आती, H को निकालती, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता। बहरहाल ये E2 है, लेकिन रिएक्शन रुकेगा नहीं अभी, इसलिए कि एक और अमाइड मौजूद है। अब इस अमाइड से क्या करें, मुझे बता दें, अब तो बता दें। तो दोबारा हाइड्रोजन पे अटैक कराएंगे। वेरी गुड, तो आप समझ गए होंगे, इस तरह 2 स्टेप्स में ये काम हुआ, और दोनों स्टेप्स E2 है, E2 देन दोबारा E2 एंड वी गॉट दिस एल्काइन, ठीक है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर ये आपका 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन हो और 2 मोल्स 2 इक्विवेलेंट सोडामाइड के लें, तो आपको ब्यूट 2 आयन मिल जाएगा। और अगर आप ये वाली स्पीशी लें और सोडामाइड लें तो ये मिल जाएगा। आपको दूसरा रिएक्शन समझ में आ रहा है, सेकंड वाला? यस सर। वेरी गुड, जी पूछे। सर NH2 जो नेगेटिव आयन है वो ज्यादा स्ट्रांग है ना, बिल्कुल रिएक्टिव है ना, बहुत स्ट्रांग बेस है। सर जब ये इतना स्ट्रांग है तो ये कार्बन के साथ भी तो अटैच हो सकता है, क्या मसला है? मसला है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप बात करें ना, यही वाली। अच्छा, पहले मैं एक बात बता दूं, मैं आपकी बात समझ गया, आपका क्वेश्चन समझ गया हूं, मैं आंसर देता हूं। पहले मैं बता दूं कि जो अमाइड है ना, सोडामाइड, वो स्ट्रॉन्ग बेस होती है, ठीक है। यही वजह है कि हमने सोडामाइड लेके ये रिएक्शन किया है, ये वाला, मतलब हमने इथॉक्साइड नहीं लिया, सोडियम इथॉक्साइड। इथॉक्साइड
भी अच्छी बेस होती है, लेकिन अमाइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होती है। तो इस रिएक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, और खास तौर पे सेकंड स्टेप के लिए। पहला स्टेप वाला जो हाइड्रोजन है, यानी इस वक्त ये हाइड्रोजन कम एसिडिक है, सॉरी ज्यादा एसिडिक है, लेकिन अब हाइड्रोजन कम एसिडिक है, तो इसलिए हमें अब की दफा तो ज्यादा बेस देना पड़ेगा। मैं अजान का ब्रेक दे रहा हूँ 4 मिनट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो ये मैंने एक बात क्लियर कर दी कि अमाइड ज्यादा बेसिक होता है एज कम्पेयर टू इथॉक्साइड। अच्छा, दूसरी बात कि जब बेस स्ट्रांग होती है तो एलिमिनेशन के ना चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए एलिमिनेशन फेवर्ड होगी। और दूसरी बात एक और, ये हिंडर्ड है, ये कोई प्राइमरी कार्बन सेंटर नहीं है, ये सेकेंडरी कार्बन सेंटर है, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन इसलिए भी लेस ससेप्टिबल है कि ये इस यहाँ से इसको स्क्वीज करके बीच में से पेनिट्रेट करे और ब्रोमीन पे अटैक करे। तो ये दो रीजन है, एक तो सबसे पहला रीजन तो यही है कि बेस की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसलिए एलिमिनेशन फेवर्ड है। दूसरा ये चूंकि प्राइमरी सेंटर नहीं है इसलिए इस पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन आप बोले सर प्राइमरी नहीं तो क्या हुआ, आप SN1 करवा दें, क्योंकि SN1 में तो हो जाती है हिंडर्ड साइड पे भी। तो फिर वही बात कि जब बेस ही इतनी स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन क्यों करेगी, एलिमिनेशन करेगी। और दूसरा एक और बात बताऊं, ये जो SN1 या E1 होता है ना, ये ऐसे नहीं होता, इसके लिए फिर आपको सॉल्वेंट्स भी देखना पड़ते हैं कि सॉल्वेंट की कंडीशन क्या है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो फिर एड मिलती है यूनिमोलिकुलर को, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये भी एक रिएक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ एल्काइंस बाय डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ जेमिनल डायहाइड्स। देखिए सबसे पहले ये कीटोन है, आप इसको अगर PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से ट्रीट करें तो आपको जेमिनल डाइक्लोराइड मिलेगा। अच्छा, ये पहला मौका है कि मैंने आपको जेमिनल डाइक्लोराइड की तस्वीर दिखाई है। हमने हमेशा अब तक विसिनल डाइहाइलाइड पे ही काम चलाया, वो एक अलग चीज होती थी, ये एक अलग चीज है, अलग है आइसोमेरोस का। ये भी देखिए सोडामाइड से हुआ है और ये आपको एल्काइन मिल जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, तो आप लोग मौजूद हैं स्टूडेंट्स? ओके ओके, वेरी गुड। अब हम ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन देखते हैं। इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने एल्कीन्स की बहुत डिटेल्ड में रिएक्शन देखे थे एल्कीन्स के, तो ये उससे ही कनेक्टेड है। बस ये देखिए X2 के साथ एक्सिस लिख दिया। एक्सिस इसलिए लिखा कि 1 इक्विवेलेंट से ज्यादा है, और वैसे यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट यूज हुआ है, यानी पहले एक फिर दोबारा एक। डाइक्लोरोमीथेन ये सॉल्वेंट है, CH2Cl2। अब ये इन्होंने CH2Cl2 लिख दिया, वरना ये DCM भी लिख सकते थे। मैं याद है आपको जब हम MCPBA के रिएक्शन पढ़ रहे थे, एल्कीन की इपॉक्सीडेशन, उसमें हम नीचे DCM लिखते थे। तो बस वो मर्जी है कि आप कभी DCM लिखते हैं, कभी डाइक्लोरोमीथेन पूरा नाम लिख दें, कभी CH2Cl2 लिख दें। और ये हेलोजिनेशन में क्लोरिनेशन है, ब्रोमिनेशन है, हाइड्रोजनेशन है। तो ये है आपका सबसे पहला काम कि ये आपका ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, यानी सैचुरेशन होगी। दोनों कार्बन कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है उसके अक्रॉस x ऐड हो जाएगा। अगले स्टेप पे दोबारा x ऐड हो जाएगा। एंटी इन्होंने लिख दिया, आप समझ गए होंगे एंटी क्यों होगा, क्योंकि मैकेनिज्म वही है। पहले स्टेप पे ये जो पाई बॉन्ड है ये इस x पे अटैक करेगा तो ये हेलोनियम आयन बनेगा, एक ट्राइंगल जैसा यहाँ पे। फिर जो हेलाइड है वो बैक साइड से एंट्री देगा और रिंग ओपन कर देगा, तो ये दोनों एक्स एंटी हो जाएंगे एक दूसरे पे। फिर दोबारा पाई बॉन्ड अटैक करेगा, फिर दोबारा हेलोनियम आयन बनेगा और फिर दोबारा एक्स हेलाइड जो एंट्री देगा बैक साइड से। तो ओवरऑल ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और 4 ब्रोमीन या 4 आयोडीन या क्लोरीन व्हाटएवर इट इज वो आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। टेट्रा हेलोजिनेशन हो जाएगी। वहां पे डाई हेलोजिनेशन होती थी एल्कीन में, यहाँ पे टेट्रा हेलोजिनेशन होगी एल्काइन में, ठीक है। यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि ये भी HX है तो मतलब ट्रिपल से डबल, फिर डबल से सिंगल बॉन्ड। लेकिन देखिए इन्होंने एक ही कार्बन पे दोनों X जोड़े और दूसरी कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन जोड़े। ये ऐसा नहीं हुआ कि एक X इधर आ जाता, यानी विसिनल डाइहैलाइड नहीं बनाया, जेमिनल डाइहैलाइड बनाया है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, यानी इस रिजियो सिलेक्टिविटी का रीजन मार्कोनिकोफ रूल। क्या
सबसे पहले इस एल्काइन की जब हाइड्रोब्रोमिनेशन हुई होगी तो आप समझ गए होंगे H टर्मिनल वाली कार्बन पे आएगा और Br यहां आएगा, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल यही कहता है। आप समझ रहे हैं ये इंटरमीडिएट जो बनाया हुआ बॉक्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में, इसमें ब्रोमीन यहां सही आ रहा है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब जब इसकी फर्दर हाइड्रोब्रोमिनेशन होगी तो दोबारा ब्रोमीन यही आएगा, क्योंकि जब प्रोटोनेट होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो यहाँ H आएगा और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा बनिस्बत प्राइमरी के, तो इसलिए ब्रोमाइड भी यहीं पे दोबारा आएगा और आपको जेमिनल डाइहैलाइड मिलेगा बजाय विसिनल डाइहैलाइड के। तो ये रिजियो सिलेक्टिविटी का पैटर्न याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि स्टूडेंट अमूमन भूल जाते हैं और उसको जल्दी जल्दी में जब CC ट्रिपल बॉन्ड की हाइड्रो हेलोजनेशन कर रहे होते हैं ना, तो एक जगह पे हेलोजन लगाते हैं और दूसरा हेलोजन दूसरे काम पे लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। सॉरी सर, अगर ये सर इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड होता तो फिर सर विसिनल बनना था ना? नहीं, तब भी यही बनता, लेकिन डिपेंड करता। अच्छा हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। टर्मिनल में तो देखा आसानी से स्टेबिलिटी पकड़ में आ गई है कि ये वाला कार्बोकैटायन स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा, है ना। इंटरनल में दोनों तरफ से एक ही जैसी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती तकरीबन, क्योंकि दोनों तरफ से डाई सब्स्टिट्यूटेड होता, यानी ये वाली कार्बन भी और ये वाली कार्बन भी, या यूं कह लें कि ये भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता, वो भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता। यहाँ पे तो सेकेंडरी वर्सेस प्राइमरी का मसला था, वहां पे सेकेंडरी और सेकेंडरी होता, तो उधर विसिनल बनने के चांसेस बिल्कुल थे। लेकिन उधर भी हमें ये देखना होता कि कौन सा वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, यानी दोनों सेकेंडरी हैं लेकिन इनमें रिलेटिवली हम चेक करते हैं। और वह कैसे चेक करते हैं? जिसका एल्काइल ग्रुप बड़ा होता, जिस sp2 कार्बन पे लंबा वाला एल्काइल ग्रुप लगा होता, उसका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हो जाता, -I इफेक्ट, और मोस्ट प्रोबेबल उस पे ही हेलोजन आकर जुड़ता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, लेकिन आप सही कह रहे हैं, जिस तरह यहाँ इतना स्ट्रिक्टली है कि जेमिनल बनेगा विसिनल नहीं बनेगा, वहां पे इंटरनल एल्काइन में इतनी स्ट्रिक्ट बात नहीं होती और विसिनल के चांसेस अच्छे खासे होते हैं स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेरिक इंडेंट सारा होता। मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखिए वैसे तो खैर आपको पता है, आपने CC डबल बॉन्ड का किया हुआ है, वही पाई बॉन्ड ने प्रोटोनेशन करी है, अटैक किया HBr पे, यानी कार्बन की प्रोटोनेशन हुई है और टर्मिनल पे जोड़ा ताकि हमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिल जाए। फिर ब्रोमाइड जो है वो आके अटैच हो जाएगा और आपको विसिनल ब्रोमाइड मिल जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा प्रोटोनेशन होगी और अब की दफा दोबारा टर्मिनल कार्बन पे H आएगा और दोबारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्रीफरेबली जनरेट होगा in situ, और फिर दोबारा नया ब्रोमाइड आएगा और उस पर पॉजिटिव कार्बन सेंटर में अटैक करेगा, जो कि जिस पर ऑलरेडी एक ब्रोमीन मौजूद है, और आपको एट द एंड जेमिनल डाइहैलाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो सादा सा मैकेनिज्म है, बिल्कुल वैसी है जैसे था। अच्छा, इस वाले कैटाइन को क्या कहेंगे आप वैसे? कार्बोकैटायन तो कहेंगे, सेकेंडरी, टर्शरी या प्राइमरी? टर्शरी कहेंगे सर, शायद टर्शरी होगा। हाँ, ये है टेक्निकली ये टर्शरी है, सेकेंडरी नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने आपको कार्बन की टाइप्स बताई थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, सुपर प्राइमरी। तो उसके मुताबिक ये कार्बन जो है ना, एक कार्बन से सिंगली बॉन्डेड है और एक कार्बन से डबली बॉन्डेड है, तो उस हिसाब से ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी नहीं है। लेकिन हमने आसानी के लिए कहा था सेकेंडरी बनेगा यहाँ से, प्राइमरी बनेगा यहाँ से। अच्छा, अब ये एक डिस्प्यूट है कि अगर अब ये टर्शरी है तो क्या इसको उस टर्शरी की टक्कर का लेना चाहिए जो 3 एल्काइल ग्रुप लगने से होता है? क्या उसी लेवल की स्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी इस वाले की? सर उससे कम होगी। उससे कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी शायद। कम होगी, वेरी गुड, कम होगी, क्योंकि उस पे 3 एल्काइल ग्रुप्स लग के इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो दे रहे होते हैं। यहाँ पे नहीं होगा ऐसा। तो इसको हम उस डेफिनेशन के मुताबिक टर्शरी तो कह लेते हैं, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम होता है, और चूंकि नाम स्पेशल है तो आई प्रीफर कि आप इसको टर्शरी कार्बोकैटायन ना कहें, आप इसको वो नाम कहें जो मैं बताने वाला हूं। इसको कहते हैं, इस वाले को, विनाइलियम आइन। विनाइलियम आइन, VINYL, विनाइल ग्रुप होता है
है ना, जैसा आपको मैंने एक सवाल में भी दिया था, विनाइल, एलाइल, होमो एलाइल, परजाइल वगैरह, आपको याद होगा। तो विनाइल पे अगर, विनाइल कार्बन कहते हैं sp2 कार्बन को, विनाइल कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसको विनाइलियम आइन कहते हैं। ठीक है, हैव यू गॉट मी? यस सर। तो अब इसको टर्शियरी कार्बोकैटायन नहीं कहिएगा, इसको विनाइलियम कार्बोकैटायन कहा। और क्योंकि फिर वो डिस्प्यूट भी खड़ा होगा कि टर्शियरी कैसे हो गया है जबकि एल्काइल तो 2 लगे हुए हैं। तो क्योंकि वहां वो जो एक्चुअल में जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन की जो डेफिनेशन होती है ना, वो असली में ना वो डबल बॉन्ड पे लागू होती नहीं है वैसे, वो सिर्फ सिंगल सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं ना उस पर एप्लीकेबल होती है। लेकिन हमने उसको फिट कर दिया जबरदस्ती कि अगर डबल बॉन्ड कार्बन है तो हम उसको 2 सिंगल बॉन्ड अज्यूम कर लेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो हम उसको 3 सिंगल बॉन्ड अज्यूम कर लेंगे। वो क्योंकि IUPAC जो है ना, जो स्टैंडर्ड है हमारा, उसने ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं की जो मैंने आपको बताई थी। IUPAC इज साइलेंट ओवर सच टॉपिक। तो वो तो हमने अपनी क्लासिफिकेशन एक बताई थी, जो कि कोई चैलेंज भी कर सकता है और हम इसको, ठीक है, हम कहेंगे ठीक है आपसे कह रहे हैं, तो कोई बहस नहीं है उस पर। ठीक है, तो बहरहाल तो विनाइलियम आयन इसको प्रीफर किया करे, कहना। जी बोलिए। सर ये जो विनाइलियम आयन है लेस स्टेबल है टर्शियरी कार्बोकैटायन से ना? बिल्कुल बिल्कुल सर मगर अगर हम लोग इसको ऐसे देखें कि कार्बन डबल बॉन्ड में तो 2 लोन फ्री है ना, मतलब वो हाँ, हाँ। रेजोनेंस कर सकता है, हालांकि टर्शियरी को देखें तो उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब ठीक है। डोनेटिंग इफेक्ट तो है मगर हाँ, एक इलेक्ट्रॉन से है ही नहीं ना, मतलब जैसे इसमें है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अच्छा, पहली बात तो टर्शियरी तो ठीक है, इंडक्टिवली स्टेबल कर रहा है टर्शियरी कार्बोकैटायन। यहाँ पे मसला ये है कि ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये sp2 कार्बन पे है, और sp2 कार्बन पे पाई बॉन्ड, सॉरी, ये जो प्लस चार्ज है ये sp2 कार्बन पे है। अब ये जो प्लस चार्ज sp2 कार्बन पे है ना, ये इसको शदीद अनस्टेबल कर देगा, यानी स्टेबल नहीं करेगा, अनस्टेबल कर देगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी मौजूद है इस कार्बन पे और यहाँ नहीं है, ये रेजोनेंस में नहीं आएगा। ये वाली कार्बन जो है ये रेजोनेंस में नहीं आएगी, वो उस वक्त आती है जब इस कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं होता, अगले वाली पे होता। मतलब फर्ज करें ये कार्बन होता हाइड्रोजन के बदले और यहाँ डबल बॉन्ड होता इधर, तो उस सूरत में हम इसको कहते हैं एलाइल कैटाइन। अब आपको नॉमेनक्लेचर पता है एलाइल क्या होता है। तो एलाइल कैटाइन स्टेबल होता है, विनाइल कैटाइन स्टेबल नहीं होता। यानी एलाइलियम आइन स्टेबल होता है, विनाइलियम आइन नहीं होता। रीजन के जवाब ये है, वजह ये है कि वहां पे कॉन्जुगेशन आ जाती है, यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं हो सकती है। ये लोकलाइज्ड है, यानी ठहरा हुआ है। ऊपर से ये आपके sp2 कार्बन पे आपने उसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया, तो इसकी स्टेबिलिटी बुरी होती है, अच्छी नहीं होती है। ठीक है, बाकी वो आएगा, मुझे मालूम है आपकी क्यूरी जो है वो क्या है, वो जब एग्जाम्पल एक आएगी आगे चल के, मतलब अगले टॉपिक्स में एलाइलियम और विनाइलियम की, तो मैं वहां पे एक एग्जाम्पल मुझे याद है मौजूद है, हम वहां पे भी इसको कोरिलेट करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, बहरहाल ये काम खत्म हो गया। अब हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन देख लेते हैं जल्दी से, टाइम कम है, बहुत ही टाइम कम है। ट्रिपल बॉन्ड में H2 ऐड किया है, तो देख रहे हैं पहले स्टेप में ट्रिपल से डबल बॉन्ड हुआ, डबल से फिर सिंगल हो गया, यानी एक इक्विवेलेंट ऐड हुआ, फिर 2 इक्विवेलेंट ऐड हो गए। ठीक है, तो ये तो सादा सी बात है। अच्छा, यहीं पे एक बात कर लेते हैं, और बल्कि लिखी भी है कि इसको बीच रास्ते में रोकना मुश्किल है। यूजिंग द रिएक्शन कंडीशन, ये जो कंडीशन दी हुई है इसमें, एल्काइंस आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू एल्कीन्स एंड नॉट एट एल्कीन। एल्कीन में कन्वर्ट नहीं होते क्योंकि रिएक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो ये ओवर ऑक्सीडेशन हो जाती है यहाँ, सॉरी रिडक्शन, आई एम सॉरी, ये पहला स्टेप रिडक्शन का है और फिर दोबारा रिडक्शन हुई है, तो ये ओवर रिडक्शन हो गई है। ठीक है, ओवर हाइड्रोजनेशन या ओवर रिडक्शन हो जाती है। तो इसको अगर हमें रोकना है एल्काइन से एल्कीन, तो आपके जहन में क्या क्या सजेशन है, हम क्या करें कि ये ओवर रिडक्शन ना हो? हाइड्रोजन को लिमिटेड कर देंगे। चले, गुड अप्रोच, आपने एटलीस्ट सोचा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंडीशन चेंज तो एक ब्रॉडर सी टर्म हो गई ना, इसी को तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या कंडीशन चेंज करेंगे? जैसे एक खातून ने कहा, सॉरी फीमेल स्टूडेंट ने कहा कि क्या करेंगे, हाइड्रोजन को लिमिट कर देंगे, लेकिन ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई ऑप्शन बताएं? निकल इस्तेमाल कर लेंगे सर, प्लैटिनम प्लैटियम की बजाय। तो आपको क्या पता कि निकेल की एक्टिविटी कम होती है? सर टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे।
चले गुड, आप लोग अच्छा है, ये सोच तो रहे कम से कम। एक ने कहा हाइड्रोजन, बोले बोले मे बी इनहिबिटर इस्तेमाल करेंगे तो काफी एक्टिविटी कम हो जाएगी। चले वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा आप लोगों से बात करके कि आप सब लोग इंटरेक्टिव हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ने कहा हाइड्रोजन की सप्लाई को लिमिट कर दें, एक ने कहा सर कैटलिस्ट चेंज कर दें यानी निकल यूज कर लें, एक ने कहा सर टेम्परेचर लोअर कर दें, एक ने कहा सर कुछ इनहिबिटर यूज कर लें। तो वेरी गुड, सब लोग सही कह रहे हैं तकरीबन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तमाम बातों से कुछ नहीं होगा। मतलब ना आप टेम्परेचर की वजह से इसको रोक सकते हैं एल्कीन लेवल पे, ना आप हाइड्रोजन की सप्लाई से रोक सकते हैं, ना आप कैटलिस्ट चेंज करने से रोक सकते हैं। हाँ, आखिरी स्टूडेंट ने जो बात कही इनहिबिटर वाली, उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं यहाँ पे मौजूद है। हाँ, वो ये कि अगर आपको सेमी हाइड्रोजनेशन करनी है, ठीक है ना, तो आपको एक कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा जिसका नाम होता है लिंडलर्स कैटलिस्ट। वो क्या होता है, वो देखें, ये देखें, पैलेडियम तो मौजूद था पहले भी। अगर आप इसकी जो एक्टिविटी है कैटलिस्ट की, इसको सप्रेस कर दें, इसको कम कर दें, बजाय हाइड्रोजन की सप्लाई कम करने के, या पहले मेटल इटसेल्फ चेंज कर दें। और वो कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जबान में कहते हैं पॉइजनिंग। पॉइजन करना, जहर देना, यानी आप लेड की पॉइजनिंग कर दें। पॉइजनिंग से मतलब है इसको, इसकी एक्टिविटी को लेसन कर दें, तो आप कामयाब हो सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पर रोकने के लिए। ये काम लिंडलर नामी एक साइंसदान ने किया था, उसके नाम पे ये कैटलिस्ट मौजूद है, लिंडलर्स कैटलिस्ट। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पैलेडियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट और क्विनोलिन का मिक्सचर बनाया था, और ये मार्केट में अवेलेबल है सप्लायर्स के पास लिंडलर कैटलिस्ट के नाम से। इससे फायदा ये होता है, मतलब आप सिर्फ लिंडलर कैटलिस्ट लफ्ज लिखेंगे ना, उसका मतलब ये होगा पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट क्विनोलिन। ये रट लें, आप मेमोराइज कर लें, क्योंकि बहुत ही कॉमन सा है ये। तो इससे फायदा ये होगा कि एल्काइन से एल्कीन मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो अक्सर मैं ये भी पूछता हूँ अपने स्टूडेंट से, आपसे नहीं लेकिन जो और जूनियर यूनिवर्सिटी के, जो जूनियर नहीं कहना चाहिए, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, कि लिंडलर्स कैटलिस्ट की कॉम्पोजिशन क्या होती है, तो वो ये होती है पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट और क्विनोलिन। अच्छा, यहीं पे एक बात बताऊं, कैल्शियम कार्बोनेट के बदले बेरियम सल्फेट भी यूज होता है, BaSO4, बेरियम सल्फेट। तो आप अगर गूगल पे जाकर लिंडलर कैटलिस्ट लिखेंगे तो आपको मुख्तलिफ कॉम्पोजिशन नजर आएगी। एक तो यही नजर आएगी जो लिखी हुई है स्क्रीन पे नजर आ रही है, पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट और क्विनोलिन, और दूसरी बेरियम सल्फेट के साथ होती है। लेकिन बहरहाल चले, दोनों का मकसद यही है कि पैलेडियम को पॉइजन करना है। तो इसको हम पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट की टर्म यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट, मतलब आपने इसकी एक्टिविटी को आधा कर दिया। तो इसमें कोई सवाल है आपको इस रिएक्शन में? सर ये क्विनोलिन क्या चीज है? क्विनोलिन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब रिंग होता है और उसमें हेट्रोएटम मौजूद होता है, नाइट्रोजन होता है स्पेसिफिकली, और वो उसके अंदर ये पैलेडियम और कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, यानी ये एक लिक्विड जैसा होता है कैटलिस्ट। क्विनोलिन लिक्विड होता है, इसके अंदर पैलेडियम और कैल्शियम कार्बोनेट का जो पाउडर है वो डाला हुआ होता है, और वो जाहिर सी बात है सॉल्युबल नहीं हुआ होता, वो सस्पेंडेड होता है, ठीक है। तो उस टाइप का जो कॉम्पोजिशन है वो लिंडलर्स कैटलिस्ट कहलाती है। यहाँ पे एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये हमने एल्कीन सिस बनाई है, ट्रांस बनाई है? सिस है, सिस है। ये स्पेशलिटी है लिंडलर्स कैटलिस्ट की कि वो एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है, ट्रांस में नहीं करता। ये खास बात है। अगर आपको ट्रांस एल्कीन चाहिए तो आपको दूसरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, ये वाला आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ही डिफरेंट है, यानी एल्काइंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांस एल्कीन्स बाय डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन, ठीक है। इसमें आपको लिथियम यूज किया है आपने, और लिक्विड अमोनिया यूज किया है, और लो टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस की रिएक्शन कंडीशन है करके फिर एसिडिक एक्वस वर्कअप करा है, तो आपको इस केस में ट्रांस एल्कीन मिलेगा। अच्छा, इसको बर्च रिडक्शन भी कहते हैं, BIRCH, बर्च रिडक्शन, इस रिएक्शन को, ठीक है, जो एल्काइन से ट्रांस एल्कीन देता है। तो
आपको ये याद रखना है कि अगर आपने एल्काइन में H2 डाला और निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम डाल दिया तो आपको एल्केन मिलेगा, सीधा सीधा ओवर रिडक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर आपको एल्कीन बनाना है तो फिर वही सवाल के ट्रांस वाला या सिस वाला। अगर सिस वाला है तो H2 प्लस लिंडलर कैटलिस्ट है, और ट्रांस वाला है तो ये आपको ये यूज करना पड़ेगा, लिक्विड अमोनिया, लिथियम लिक्विड अमोनिया और एक्वस वाटर के साथ। ठीक है, मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका पर्स रिडक्शन का। देखिए लिथियम आपको पता है वैलेंस शेल में इसकी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये रेडिकल बना देगा एक, यानी यहां से अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस कार्बन को देगा, यानी खुद Li पॉजिटिव बन जाएगा लिथियम आइन। ये इलेक्ट्रॉन जब यहां आएगा यानी इस कार्बन पे तो ये रेडिकल बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये वाली कार्बन एनाइनिक हो गई, ये वाली कार्बन रेडिकलाइज कर गई। तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल का नाम है, इस इंटरमीडिएट का नाम हो जाएगा रेडिकल एनाइन, क्योंकि इसमें रेडिकल भी मौजूद है और एनाइन भी मौजूद है। दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एनाइन हुआ, और एक इलेक्ट्रॉन है तो रेडिकल हुआ। अब ये आपका मौजूद है। अमोनिया थी, मैंने आपको लिक्विड अमोनिया लिखाया, यहाँ पे इन्होंने उसका अमोनिया का डेरिवेटिव ले लिया, इथाइल अमोनिया। ठीक है, इथाइल अमीन इसका एक्चुअल नाम है। तो बहरहाल ये जो कार्ब एनाइन है ये प्रोटोनेट हो जाएगा, यानी इस पे H आ जाएगा इस इथाइल अमीन से, तो ये C नेगेटिव से CH बन जाएगा। तो अब ये एनाइन नहीं रहा, एनाइन खत्म हो गया, तो अब ये सिर्फ और सिर्फ विनाइल रेडिकल कहलाएगा, क्योंकि विनाइल ये रहा C डबल बॉन्ड C, इस पर रेडिकल मौजूद है। दूसरा इक्विवेलेंट आएगा लिथियम रेडिकल का, और वो इलेक्ट्रॉन देकर दोबारा चला जाएगा। देखिए रेडिकल लिथियम बार बार इलेक्ट्रॉन देकर जा रहा है, एक दफा दिया फिर दोबारा दिया, पहले दिया था तो रेडिकल बना था, क्योंकि न्यूट्रल था तो रेडिकल बना था। अब रेडिकल को दोबारा एक और इलेक्ट्रॉन दिया तो ये एनाइन बन गया, तो अब ये बन गया विनाइल एनाइन। तो आप देख रहे हैं किस खूबसूरती से काम हो रहा है, पहले रेडिकल एनाइन था, फिर रेडिकल है, फिर एनाइन है, और अब ये C नेगेटिव जो है दोबारा यहाँ से भी प्रोटोनेट करेगा, जिस तरह यहाँ से किया था यहाँ से भी करेगा, और आपको ट्रांस एल्कीन मिल जाएगी। ठीक है, जिसका मैकेनिज्म था आप कॉपी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, ये देखें, ये एक लंबी सी एल्काइन है, और इसको अगर आप लिक्विड अमोनिया या इथाइल अमीन से ट्रीट करें लिथियम के साथ और लो टेम्परेचर पे बाद में वर्कअप कर दें तो आपको ये ट्रांस एल्कीन मिलेगी। ठीक है, यानी एंटी एडिशन मिलेगी आपको। तो आप मौजूद है, ऑनलाइन है? ओके, बस ठीक है, मुझे लगा आप चले गए, बस थोड़ा और रह गया। बस एसिडिटी की बात कर लेते हैं, मैं देख लेता हूँ कितना रह गया है। हाँ, बस थोड़ा ही रह गया है, इसको कवर ही करेंगे आज। एसिडिटी की बात कर लेते हैं। एसिडिटी को मेजर करने के लिए Ka वैल्यू होती है, जिसको एसिडिटी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है ना, Ka मतलब एसिडिटी कांस्टेंट। अच्छा, अब वो क्या होता है, वो पूरी केमिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है कि आप पूरा उसको केमिकल इक्विलिब्रियम सॉल्व करते हैं और उसको निकालते हैं। अच्छा, Ka का अगर यानी एसिडिटी कांस्टेंट का आप नेगेटिव लॉग ले लें, माइनस लॉग, तो वो pKa कहलाएगा। जिस तरह pH होता है ना, pH जो होता है वो नेगेटिव लॉग होता है किसका, H पॉजिटिव का, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन का। तो इसी तरह नेगेटिव लॉग ऑफ Ka कहलाता है pKa। तो Ka, मैं अभी pKa की बात नहीं कर रहा, मैं Ka की बात कर रहा हूँ। जिस मॉलिक्यूल का जितना ज्यादा Ka होगा, यानी एसिडिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, उतना वो ज्यादा एसिडिक कंपाउंड होगा। मतलब एक कंपाउंड की Ka वैल्यू फर्ज करें 5000 है और एक की 400 है, तो कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक हुआ, 5000 Ka वाला या 400 Ka वाला? 5000। हाँ, लेकिन अगर ये नेगेटिव लॉग में बात चली जाए तो उल्टा हो जाएगा। मतलब एक कंपाउंड की pKa वैल्यू 15 है और एक की pKa वैल्यू 25 है। अब कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा, 15 pKa या 25? 15 वाला, क्योंकि pKa नेगेटिव लॉग है तो इसको उल्टा होता है। तो लेसर द pKa मोर एसिडिक द स्पीशी इज। ठीक है ना, जितना ज्यादा कम pKa होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो अब ये तीनों pKa's लिखी हुई हैं, 25, 44, 50। 25 सबसे लीस्ट है इन तीनों में, इसलिए 25 वाला ज्यादा एसिडिक है। तो ये एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन, इस पर रेड वाला H है, इसकी pKa 25 है, जबकि इस हाइड्रोजन की 44 है और इसकी 50 है। तो आपके सामने ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है, ये तीनों हाइड्रोकार्बन्स बने हुए।
ये आपको बताना चाह रही है स्लाइड कि एल्काइन जो टर्मिनल एल्काइन होता है उसका H एसिडिक होता है और वो किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिमूव हो सकता है और बदले में क्या मिलेगा आपको, C पे नेगेटिव चार्ज यानी एसिटिलाइड आइन यहाँ पे। और जबकि अगर ये H निकल जाए तो विनाइल एनाइन मिलेगा आपको ना, या नेगेटिव चार्ज, और ये निकल जाए तो इथाइनाइड एनाइन मिलेगा इस पर्टिकुलर केस में। तो बहरहाल तो ये एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन है रेड वाला, इसलिए कि ये sp कार्बन पर अटैच है, ये sp2 कार्बन है, ये sp3 है। और ये हमने बात कर ली है कि चूंकि ये H निकलेगा तो जो बदले में ये मिलेगा नेगेटिव चार्ज वो ज्यादा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और उसकी बेसिसिटी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि अगर ये ज्यादा एसिडिक है ये वाला कंपाउंड तो ये वाला कंपाउंड की जो कॉन्जुगेट बेस है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगी। और देख लें आपके सामने ऑर्डर है, ठीक है। अच्छा खैर, तो बॉटम लाइन ये है कि अगर आप इस टर्मिनल एल्काइन को सोडियम अमाइड से ट्रीट करेंगे तो एनाइन मिल जाएगा आपको इस कार्बन पे, यानी sp कार्बन पे, क्योंकि H एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, ये इंटरमीडिएट है। फिर जब ये इंटरमीडिएट मिल जाएगा ना आपको, बस फिर आपके पास एक नई डायमेंशन खुल गई है, एक नया डोर खुल गया, नया दरवाजा खुल गया। अब आप इलेक्ट्रोफाइल लाते रहे और चिपकाते रहे। कैसे? आपने सोडामाइड से एसिटिलाइड एनाइन बना लिया, इसको एसिटिलाइड एनाइन कहते हैं, ये लिखा हुआ। अब ये हेलो एल्केन है, ये R प्राइम पे अटैक करेगा, X को निकाल देगा, तो ये R प्राइम यहां आकर जुड़ जाएगा। तो आपने एक तरीके से चेन को लेंथन कर दिया, लंबा कर दिया, चेन लेंथनिंग प्रोसेस हो गया इसका नाम, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी टर्म्स होती है लेकिन लॉजिकल होती है, नाम में ही काम छुपा हुआ होता है। अब चेन लेंथनिंग कहता हूं तो वैसे समझ जाए भाई चेन लंबा करना, और चेन लंबी कैसे होगी? अगर टर्मिनल एल्काइन की कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है आप समझ जाए, टर्मिनल एल्काइंस एसिडिक होते हैं, बेस आएगी उसको निकालेगी, हर बेस नहीं जो स्ट्रॉन्ग बेस होती है जैसे सोडियम अमाइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं निकाल सकती। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट बेसिक इनफ टू डीप्रोटोनेट द एल्काइन, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चले बता देता हूँ, एल्काइन की पीके कितनी थी, याद है कुछ? टर्मिनल एल्काइन की 25। तो इसका मतलब है आपकी वो वाली बेस काम करेगी उस एल्काइन को डीप्रोटोनेट करने के लिए जिसकी pKAH वैल्यू 25 से ज्यादा होगी। 25 से कम pKAH वाली बेस उस एल्काइन को डीप्रोटोनेट नहीं कर सकती। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की pKAH होती है 16, यानी वो नहीं कर सकती। तो 25 से ज्यादा में सोडियम अमाइड होता है जिसकी 33 होती है, ये लिखी भी नहीं है लेकिन मुझे पता है। सोडियम अमाइड की यानी NaNH2 नेगेटिव जो है, इसकी जो pKAH वैल्यू है वो 33 है, 25 से ज्यादा है, इसलिए कर लेगी। एक और बेस होती है बहुत पावरफुल, इसको ब्यूटाइल लिथियम कहते हैं, BuLi, वो बहुत ताकतवर होती है, वो तो इससे भी ज्यादा होती है, सोडियम अमाइड से भी ज्यादा। उसकी pKAH होती है 48, वो भी कर देती है एल्काइन को डीप्रोटोनेट। मैं कहना चाह रहा हूं कि एल्काइन यानी टर्मिनल एल्काइन हर एरी गैरी बेस से डीप्रोटोनेट नहीं होता, कोई शाही बेस होनी चाहिए, ऐसी बेस जो वाकई बेस हो, जिसमें ताकत हो बेस वाली, ठीक है। एनीवेज, अब ये अलग इशू है कि अगर आपका ये जो हेलो एल्केन है ये अगर प्राइमरी सेंटर है यानी 1 डिग्री एल्काइल है तो SN2 होगा जैसे कि हुआ है, हमने दिखाया है। लेकिन अगर यही R प्राइम टर्शरी सेंटर होता या सेकेंडरी भी सेंटर होता तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये एनाइन यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है एसिटिलाइड एनाइन ये इधर घुस के अटैक करता, क्योंकि हिंडर्ड होता। तो फिर उस सूरत में ये टर्मिनल से H निकालता, कोने से H निकाल लेता और बजाय प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन के एलिमिनेशन होती। क्या मतलब, अभी समझाता हूं आपको। ये आपका कंपाउंड है, टर्मिनल एल्काइन है, ये सोडियम अमाइड ने इसको निकाला टर्मिनल H को और ये एनाइन बन गया। अब बताएं ये मिथाइल आयोडाइड सामने मौजूद है, आप क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे बताइए। SN2 होगा, वेरी गुड। सीधा कार्बन नेगेटिव जो है मिथाइल पर अटैक करेगा, आयोडीन निकाल देगा और SN2 रिएक्शन हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगी। कोई मसला है इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स? सर एलिमिनेशन क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही कि
यहाँ पे मुमकिन ही नहीं, अव्वल तो यहाँ तो हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, बात ही खत्म। ओ ठीक है, ओ सॉरी, हाँ मिथाइल है ये तो। हाँ मिथाइल है। मुझे लग रहा है आपका एग्जॉस्टिवनेस पीरियड शुरू हो चुका है, ठीक है, क्योंकि लेक्चर काफी तवील हो गया है, लेकिन चलें कभी कभी ऐसा भी सही, 10-15 मिनट का बस और होगा इंशाल्लाह लेक्चर। अच्छा, अगर सेकेंडरी कार्बन एल्काइल हैलाइड होता, जैसे ये आयोडीन है, ये इथाइल ये प्रोपाइल पे लगा हुआ, यानी 2 आयोडोप्रोपेन है, तो उस सूरत में इस एनाइन ने डायरेक्ट इस कार्बन पे अटैक नहीं किया, अल्फा कार्बन पे, हिंड्रेंस की वजह से। तो इसने प्रीफर किया कि मैं बीटा हाइड्रोजन निकाल लेता हूं, नीला वाला एरो देखिए, और फिर इस तरह करने से E2 रिएक्शन हो जाएगा और ये वापस वही एल्काइन बन जाएगा जहां से चला था। देखिए शुरू में ऐसी था ना, ये एल्काइन था, आपने डीप्रोटोनेट करके एनाइन बनाया था, फिर आपने जब बीटा हाइड्रोजन इसको मिल गया तो दोबारा एल्काइन बन गया, लेकिन इसकी एलिमिनेशन हो गई है। ये जो 2 आयोडोप्रोपेन है ये प्रोपीन में कन्वर्ट हो गया, तो ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन गई। तो खुलासा ये है कि अपने आप को जगाएं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो टर्मिनल एल्काइन है, जब उसको आप डीप्रोटोनेट करते हैं किसी पावरफुल बेस से, जैसे कि सोडियम अमाइड से, तो जो एनाइन है वो उसके सामने जो हेलो एल्केन है ना, वो अगर प्राइमरी है तो SN2 सब्स्टिट्यूशन होगी, SN2 रिएक्शन होगा। अगर टर्शरी है या सेकेंडरी भी है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, फिर एलिमिनेशन हो जाती है। दैट्स मेक सेंस। अच्छा ओके, अब हम इसको सिंथेसाइज करते हैं। हमें ये मॉलिक्यूल बनाना, ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसकी करते हैं रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस का मतलब होता है थिंकिंग बैकवर्ड, उल्टा सोचना है हमें कि क्या स्टार्टिंग मटेरियल लिए होंगे जिससे ये बना होगा। डिस्कनेक्शन अप्रोच कहलाती है। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप यहां से डिस्कनेक्शन करके सोच लें। अच्छा, अगर यहां से डिस्कनेक्ट हुआ होगा तो क्या ये रिएक्शन नहीं हुआ होगा, रेड वाला? गौर से देखें इसको। डू यू एग्री? जी सर। यही हुआ होगा ना, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल होगा, इसने इस इथाइल हैलाइड पे अटैक किया होगा और आपका ये बन गया होगा। अच्छा, अगर मैं यहां से ब्रेकेज दे दूं, डिस्कनेक्शन 2 नीला वाला, तो क्या हुआ होगा? फिर ये नहीं हुआ होगा। आप देखिए दोनों को कंपेयर करें, रेड वाले को और ब्लू वाले को, आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मतलब अगर मैं ये न्यूक्लियोफाइल लूं और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करूं तब भी ये बनेगा, अगर मैं ये न्यूक्लियोफाइल लूं और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करूं तब भी ये बनेगा। तो डिस्कनेक्शन 1 बेहतर है या डिस्कनेक्शन 2? डिस्कनेक्शन 1 बेहतर है, आंसर ऑलरेडी स्क्रीन में मौजूद था। क्या आप मुझे जस्टिफाई कर सकते हैं? हालांकि लिखा हुआ है, लेकिन मैं चले आप मुझे एक्सप्लेन कर दें कि 1 क्यों बेहतर है, रेड वाली। जी बताइए स्टूडेंट्स। Why disconnection 1 is better? सर जो SN2 रिएक्शन होता है, मतलब हमें इसमें एल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करवाने के लिए तो हमें SN2 करवाना है, तो इस वजह से SN2 जो होता है वो प्राइमरी में ज़्यादा अच्छा होता है विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी। तो इस वजह से जो हमारा डिस्कनेक्शन 1 है उसमें प्राइमरी पे अटैक हो रहा है, और डिस्कनेक्शन 2 जो है उसमें सेकेंडरी पे अटैक हो रहा है। तो इस वजह से डिस्कनेक्शन 1 इज मोर बेटर देन डिस्कनेक्शन 2। वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव, कंप्लीट आंसर दे दिया आपने, ठीक है, गुड। तो अब सिंथेसिस आप समझ ही गए होंगे। सोडियम अमाइड ने डीप्रोटोनेट किया इस एल्काइन को, और ये एसिटाइल एनाइन ने इस इथाइल आयोडाइड पर अटैक किया, और आपका थ्रू SN2 रिएक्शन एट प्राइमरी कार्बन सेंटर रिएक्शन हो जाएगा।
अच्छा, ये जिस तरह एल्कीन की ओजोनोलिसिस थी इसी तरह एल्काइन की भी होती है, और यहाँ पर भी इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, लेकिन ये डायरेक्ट उन्होंने एसिडिक वर्कअप दिखाया है, यानी एसिटिक एसिड जो यूज किया, तो अब हमें डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड पे मिलेगा। आप देख सकते हैं रिएक्शन आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, किस तरह कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होता है, और दोनों sp कार्बन जो ब्रेक हुई हैं, मतलब जो सेपरेट हुई हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगी करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो ये हमारे रिएक्शंस थे एल्काइन के। आप लोगों को उम्मीद है समझ में आए होंगे। कोई क्यूरी है तो पूछ लीजिए एल्काइन के रिएक्शन से मुताल्लिक। सर ये 9 पॉइंट वाला फिर से रिपीट कर दें प्लीज। जी, जिस तरह एल्कीन की ओजोनोलिसिस आपने पढ़ी थी, आपको याद होगा, उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होता था और 2 कार्बोनाइल्स बनते थे। ठीक है, यहां पे भी इसी तरह कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 कार्बोनाइल बनेंगे। अच्छा, फर्क ये है कि यहां पे डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है आपको, यानी वहां पे तो याद है 3 बातें होती थी, ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय न्यूट्रल वर्कअप, ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय रिडक्टिव वर्कअप, ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय ऑक्सीडेटिव वर्कअप। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव वर्कअप वाली ही प्रोडक्ट मिलती है, यानी बस करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही मिलते हैं आपको। तो ये नीचे वाले रिएक्शन में यही हुआ है। ये जो आपका ये है, इसमें जब ये ब्रेक हुआ एग्जाम्पल में, तो ये जो फिनाइल के साथ कार्बन है ये एसिड कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया, मतलब बेंजोइक एसिड बन गया, और यहां से एसिटिक एसिड मिल गया। ये हुआ है। कोई क्यूरी है स्टूडेंट्स आपको एल्काइन केमिस्ट्री में? नो? सो थैंक यू वेरी मच। Inshallah we will meet in the next lecture. Allah Hafiz.